बरसगीर पाको हिंद पर मुगलों ने सदियों हुकूमत की है। इस अरसे में उन्होंने बरसगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी अजीम और शान इमारतें तामीर करवाईं जो आज भी इसी शान और शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और बरसगीर पाको हिंद के कई और लातादाद शहरों में मुगलिया फन तामीर के शाहकार नमूने आज भी दुनिया भर में न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं बल्कि इन्हीं में से एक पुरशिकवा इमारत ताज महल को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इंडिया के शहर आगरा में 42 एकड़ पर फैला दूर से चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरत बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल अभी तक मंडला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, करीबन 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत इमारत जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस शानदार इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना एक किया, और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें मुगल कारीगरों ने कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस इमारत को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट से इसको देखा जाता तो ये काफी बड़ी लगती थी, लेकिन जैसे ही मेन गेट से अंदर की तरफ जाएं तो इसका साइज छोटा होता चला जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल कारीगरों ने इस्तेमाल की। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि इनको अगर सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इस्लामाबाद में मौजूद फैसल मस्जिद में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और वजह भी थी कि किसी जोरदार जलजला आने की सूरत में अगर ये मीनार गिर भी जाएं तो बाहर की तरफ गिरें और ताज महल की असल इमारत महफूज रहे। ताज महल के वो कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई, और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान इमारत और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया, ये सब राज आप जान सकेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, ये मामला शुरू हुआ था 1607 में, जब बरसगीर पाको हिंद पर मुगल खानदान की हुकूमत थी। इस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो चुका था, और इसके एजाज में आगरा के किले में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया था। खुरम मुगल शहनशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसलिए इसको हर साल पैदाइश के दिन पर हीरे, जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे का होता था इतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस दिन कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहनशाह ने अपने बेटे की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शहजादे और मुमताज महल को पहले ही दिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। इस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए होने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें कामयाबी भी समेटी। इस वजह से बादशाह ने खुश होकर शहजादे को शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं जो आगरा किला के हरम में रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां को सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से थी, और यही वजह थी कि शहजादे का ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहां, जो मुगल सल्तनत में पहले ही बहुत शोहरत पा चुका था और शहनशाह का चहेता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद इसने शहनशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहनशाह से खुश नजर आ रही थी। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत पूरे अरूज पर थी। पूरे बरसगीर पाको हिंद के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई इलाकों पर मुगलों की हुकूमत थी। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शहनशाह को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था
कि ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। बादशाहत संभाले अभी 3 ही साल गुजरे थे कि एक अफसोसनाक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसकी हालत बिगड़ती चली गई और 17 जून सन 1631 को वो इस दुनिया से चल बसी। ये खबर शाहजहां पर पहाड़ बनकर गिरी। इसने तो जैसे इसकी दुनिया ही उजाड़ दी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो चाहती थी कि इसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपनी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 को ही ताज महल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना दरिया के बराबर में मौजूद थी, इस वजह से यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और मजबूत इमारत बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम था। दरिया के किनारे जमीन काफी नरम होती है। अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की बुनियादों को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले के हल के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भर दिया गया और इन पर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े कर दिए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों से भी काम लिया गया। मुगल इंजीनियर्स ने एक मजबूत बुनियाद बना ली थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। बुनियादों के बाद बारी थी एक ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो, एक ऐसा डिजाइन जो पहले कभी ना बनाया गया हो। कहते हैं ताज महल की इमारत का डिजाइन शाहजहां ने खुद कारीगरों को दिया था। इमारत बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बनाई गईं। ये इतना आसान नहीं था। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उसको ताज महल हर सूरत मुकम्मल करना था। कहा जाता है कि ताज महल की तामीर पर इतने ज्यादा लोग लगाए गए कि आसपास के इलाकों में खाना खत्म हो गया। 20,000 कारीगरों की खुराक पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से अनाज वगैरह आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत की शक्ल निकल आई थी और अब वक्त था कि इसको संगे मरमर से सजाया जाए। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना संगे मरमर आज तक दुनिया का नफीस तरीन संगे मरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताज महल के लिए पूरा मकराना संगे मरमर रोक लिया था, यानी जब तक ताज महल पर संगे मरमर की जरूरत खत्म नहीं होती तब तक ये मकराना संगे मरमर किसी को भी खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से मकराना संगे मरमर राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताज महल का गुंबद इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के गुंबद स्टील की मदद से बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस गुंबद को बनाने के लिए मुगल कारीगरों ने जो हिसाब लगाया था, आज के इंजीनियर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ताज महल की खूबसूरती के लिए पेट्रा डोरा या पर्चीकारी का इस्तेमाल होना था। पर्चीकारी एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को संगे मरमर के अंदर तराश कर लगाया जाता है। संगे मरमर को बहुत बारीकी और महारत से तराशा जाता है और फिर इसमें पत्थर को किसी ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। लेबोरेटरी टेस्ट के बाद पता चला कि ये ग्लू शीरे, लीमू के रस और संगे मरमर के पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। बिल्कुल यही ग्लू आज भी ताजमहल की मुरम्मत में इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की एक खास बात यह भी है कि दिन में 4 मर्तबा ये अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से थोड़ा पहले ये बिल्कुल काला नजर आता है, सूरज निकलते ही हल्का पीला और गुलाबी नजर आता है, जबकि दोपहर को ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे कोई मोती चमक रहा हो और सूरज के गुरूब के वक्त ये पूरी इमारत सुनहरी रंग की नजर आती है। पूरे 22 सालों
کے بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس مقبرے کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز محل کی برسی پر یمنا دریا سے کشتی کے ذریعے تاج محل جایا کرتا تھا۔ یہ تاج محل کا ایسا داخلی رستہ تھا جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس داخلی راستے کی دیواروں پر ایسی نقاشی کا کام کیا گیا تھا جو شاید صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی تھا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین منصوبہ مکمل تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سال بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا تھا اور خود مغل سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے مغل سلطنت کے تخت پر راج کر رہا تھا، اس کو قیدی بنا کر آگرہ کے قلعے میں ہی قید کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی، اور وہ یہ کہ جس کمرے میں اس کو قید کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال قید رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چل بسا اور اس کو تاج محل میں ممتاز محل کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ امید ہے پیس اوور کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔